कि गर्लफ्रेंड अर्पिता कायांश और जख्म को अवार्ड लेते हुए देख रही थी। औरों का ओपिनियन सब कुछ सुनकर वह तिलमिला उठी थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बना ली, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही हो। उसकी जलती हुई निगाहें स्टेज पर खड़ी जख्म को ही देखे जा रही थी। वो जख्म को कायांश के पास खड़ा देख वह इनसिक्योर फील करने लगी। इधर कायांश की नजरें जख्म पर बनी हुई थीं। वो एंकर कायांश और जख्म को अवार्ड देती है। अवार्ड मिलते ही वहां हाल में चारों तरफ तालियां की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी की नजर जख्म पर ही टिकी हुई थी। जख्म की खूबसूरती देखकर वहां मौजूद सारे बिजनेसमैन उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। वही अर्पिता ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। कहाँ अभी तक वो खुद को सबसे ज्यादा खूबसूरत मान रही थी, पर जख्म की बेमिसाल खूबसूरती के आगे वह फीकी पड़ गई। अवार्ड लेने के बाद जख्म ने एक नजर भी कियांश वालिया पर नहीं डाली और एटीट्यूड के साथ चलते हुए वापस नीचे आ गई। उसे कंग्रेचुलेट करने फेमस बिजनेसमैन और जाने माने चेहरे भी आए। कुछ देर बाद लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। कायांश कुछ बिजनेसमैन से बातें कर रहा था। वही जख्म अपनी सेक्रेटरी के साथ थी। वो और मोमो कुछ बातें कर रहे थे और उनसे कुछ बिजनेसमैन भी एक एक करके आकर मिल रहे थे। तभी जख्म की नजर सामने गई। कायांश वालिया उसे ही देख रहा था। वो हल्का मुस्कुराई और अपने कदम आगे बढ़ा दिया। ये देखकर कायांश के होठों पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि जख्मन उससे मिलने आ रही है, तो वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया। उसके होठों पर तेज मुस्कुरान आ गई। उसके बगल में खड़ी अर्पिता जख्म को अपने आगे बढ़ते देखकर आगे देख चिढ़ रही थी। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे यह देखकर आ रहा था कि कियांश भी उसमें दिलचस्पी ले रहा है। जख्म चलते हुए कायांश की तरफ बढ़ी। कायांश जैसे ही कुछ बोलने वाला था, पर तभी जख्म उससे ना मिलकर उसके सामने से होते हुए आगे बढ़ा दी। यह देख कायांश की तैयारियां चढ़ गईं। जख्म का इस तरह उसे इग्नोर करके जाना कायांश के बर्दाश्त के बाहर था। इससे उसका सो कॉल्ड ईगो हर्ट हो गया था। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जख्म वहां मौजूद एक दूसरे बिजनेसमैन ध्रुव कुंद्रा के पास जाकर उसे हग करने लगी। ये देख कायांश ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और दांत पीसने लगा। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे कोई उसे इग्नोर कर सकता है। जख्म ने उसके गुरूर को चोट पहुंचा दी थी। उसे इंसल्टेड फील होने लगा। नाइस टू मीट यू जख्म अंदानी। ध्रुव चार्मिंग स्माइल के साथ जख्म से हैंडशेक करते हुए बोला। जख्म ध्रुव की तरफ देखकर बोली, मी टू मिस्टर कुंद्रा। वहीं दूसरी तरफ देव, अव्यान, लक्ष्य, यक्ष, एकांश, आकांश ने जुगाड़ लगाकर उस अवार्ड सेरेमनी को कैप्चर कर लिया था। वो सब अवार्ड सेरेमनी में हो रहे सब चीजों को बड़े ही गौर से देख रहे थे। उनकी नजरें अपनी मम्मा पर जाकर ठहर गईं। उन सभी के होठों पर प्यारी सी स्माइल थी। अपने मम्मा को देखकर वो सब तारीफ करते हुए बोले, वो लुक एट हर, मम्मा कितनी स्टनिंग है। तभी उन बच्चों ने देखा कि उसकी मम्मा वहां पार्टी में मौजूद एक लड़के के पास बढ़ रही हैं। जैसे ही उन सबने उस लड़के का फेस देखा, उन सभी की एक एक आईब्रो पर चढ़ गई। ये तो वही अंकल है ना जो हमारे घर कई बार आए हैं। तभी दूसरा बेबी बोला, हम्मी, ये तो वही है जो हमारे लिए चॉकलेट्स लाते हैं। अचानक से उनकी आंखें छोटी छोटी हो गईं और वो अपने आईपैड में घूरने लगे। उन बच्चों ने देखा कि उनकी मम्मा उन अंकल के पास जाकर उनको हग कर रही हैं। ये देख उन सबके चेहरे पर जलन के भाव आ गए। उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह अपने लैपटॉप में घूर घूर कर देख रहे थे। उन्हें देख साफ पता चल रहा था कि वो अपनी मम्मा को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। वो सभी गुस्से से घूर घूर कर उस आदमी को देखे जा रहे थे, जैसे कह रहे हो, दूर हो जाओ हमारे मम्मा से, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। उन बच्चों के चेहरे डार्क हो गए। बैंक्वेट हॉल जख्म और ध्रुव दोनों ही एक दूसरे से बिजनेस वर्क पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। मोनो कॉल अटेंड कर रही थी। थोड़ी दूर पर कायांश कुछ दूरी खड़ा था। वो अपनी सर्द निगाहों से दोनों जख्म और ध्रुव को देख रहा था। उसके चेहरे के भाव कुछ अलग ही थे। कायांश के बगल में खड़ी अर्पिता ये सब कुछ नोटिस कर रही थी।
कायांश लगातार जख्म को देखे जा रहा है। उसकी नजर जख्म पर गई। न जाने क्यों उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे उसने जख्म को कहीं देखा है। पर वो गौर से जब जख्म को देखती है तो अपने मन को झटकते हुए बोली, नो नेवर, ये वह नहीं हो सकती। वो तो कितनी बदसूरत और अगली थी। वो तो कब की मर चुकी है। ये तो कोई और है। जख्मा अंदानी को उसके साथ कंपेयर करना ही अपने आप में बेवकूफी है। यूजलेस पर्सन थी वह। इतना बोलते हुए वो अपनी तीखी नजरों से जख्म को देखने लगी। जख्म की वाइब्स जैसी थी कि उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और यही अर्पिता के साथ हो रहा था। वही जख्मा कुछ देर तक ध्रुव के साथ बातें करती है, फिर दोनों साथ में डिनर करने के लिए चले गए। डिनर करने के लिए वहां कुछ अलग ही इंतजाम किए गए थे। वहां पर एक साइड बड़ा सा राउंड डाइनिंग टेबल था, जिस पर कुछ खास बिजनेसमैन को ही बैठना अलाउड था। उनमें जख्म भी शामिल थी। जख्म ध्रुव के साथ वहां बैठ गई और दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगे। इस समय कायांश और अर्पिता भी उन दोनों के सामने आकर बैठकर डिनर करने लगे। कायांश के साथ उसका फ्रेंड युवान भी वहीं आकर बैठ गया। उसकी नजरें भी रह रहकर जख्म पर जा रही थीं। ध्रुव और जख्म को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हो। उन दोनों का बिजनेस रिलेशन काफी हद बेटर नजर आ रहा था। वहां पर मौजूद कई लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वह लोग भी जख्म में इंटरेस्टेड थे और उससे टॉक करना चाहते थे। बट शायद जख्म उनमें इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि उसने किसी पर ध्यान ही नहीं दिया। सब कुछ की टेंशन चाहिए थी। और उनमें से एक था कायांश। कायांश को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसे इग्नोर कर सकता है। इवन वे कहीं भी जाता है तो लोगों का ध्यान उस पर होता है और वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। लेकिन आज की लाइमलाइट जख्म लेकर जा रही थी और लोग उससे मिलने भी आ रहे थे, बट जख्म को छोड़कर। हेलो मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा। कायांश ध्रुव की तरफ देखते हुए बड़े ही फॉर्मली बोला। वही कायांश की आवाज सुनते ही ध्रुव की भी नजर कायांश पर गई और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बोला, हेलो मिस्टर कायांश वालिया, नाइस टू मीट यू अगेन। इतना सुनकर कायांश भी सार्कास्टिकली मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स मी टू। कायांश बोल तो ध्रुव से रहा था, पर उसकी नजरें जख्म पर बार बार जा रही थीं। वही जख्म तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वहां पर कायांश है ही नहीं। उसने एक बार भी कायांश की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। ये कायांश को खल गया, जिससे वो चाहकर भी अपनी नजरें जख्म पर से नहीं हटा पा रहा था। वो कहते हैं ना, जब हम किसी इंसान को इग्नोर करते हैं तो वो इंसान हमारे प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। ऐसा ही कुछ हाल कायांश के साथ भी था। जख्म जितना उसे इग्नोर करती, कायांश उतना ही उसमें इंटरेस्ट ले रहा था। हाय जख्मा, देव कैसा है? वो ठीक तो है ना? ध्रुव जख्म की तरफ देखते हुए बोला, जिसे सुनकर जख्म के भाव बदल गए और वह चमक के साथ हल्की मुस्कान के साथ बोली, ऑफ कोर्स ही इज फाइन। हाँ, मैं भी उन सबसे मिलना चाहता हूँ। देव से भी और यश और लक्ष्य से भी मिलना चाहता हूँ। ध्रुव जख्म की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला। वहीं पास में बैठी मोमो, जो कि उन दोनों की बातें सुन रही थी, वो ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, अरे तुम्हें नहीं पता, आकांश तो इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। हर वक्त इससे चिपका रहता है, जैसे मानो इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ध्रुव मोमो की बात सुन हंसने लगता है और हंसते हुए ही वो बोला, हम वो है ही ऐसा। वही सामने बैठा कायांश ये सब कुछ सुन रहा था। वो जितना ये सब सुन रहा था, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह डिनर कर रहा, लेकिन फोकस उनकी बातों में बना हुआ था। इस लड़की के न जाने कितने चाहने वाले हैं। नॉट बैड, इंटरेस्टिंग एंड यूनिक पर्सनालिटी, कायांश ने सोचा। और एक बार फिर से उसकी नजरें जख्म पर चली गईं। जख्म, जो कि ध्रुव से बातें कर रही थी, उसे फील हो गया था कि कायांश उसे ही देख रहा है। वो एक बार कायांश की तरफ अपने चेहरे को कर, अपने पलकों को उठाकर उसकी तरफ देखी, तो कायांश जख्म की झील जैसी तीखी गहरी नजरों को देख जैसे मानो उसमें खो गया। वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया और बस उसकी नजरें ठहर सी गई। उसने ये आंखें देखी कहीं देखी हैं। कुछ सेकंड तक देखने के बाद जख्म ने वापस से अपनी नजरों को ध्रुव की तरफ कर लिया। ये देख कायांश के होठों के कोने मुड़ गए।
वही उसके बगल में बैठी अर्पिता ये सब कुछ नोटिस कर रही थी और जख्म को देख वो अंदर से इनसिक्योर हो गई। इधर कायांश के दूसरे साइड बैठा उसका दोस्त युवान भी ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और कुछ सोचते हुए उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। ध्रुव, मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और तुम्हें मैं पहले से ही उस पार्टी में इनवाइट कर रही हूँ। होप यू कम। अचानक से जख्म की आवाज कायांश से कानों में पड़े जो कि वो ध्रुव से बोल रही थी। जख्म की बात सुन ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, ये जख्म आई विल कम। मुझे स्पेशली जख्म अंदानी ने इनवाइट किया है। आई विल डेफिनेटली कम। ये सुनकर जख्म हल्का मुस्कुराई। वही ध्रुव भी उसके साथ मुस्कुराने लगा। सामने बैठा कायांश ने ये सब कुछ सुन लिया था। उसे जख्म की बातें सुन बहुत बुरा लगा या इंसल्टेड महसूस हुआ, ये वही जानता था। क्योंकि जख्म ने ध्रुव को तो इनवाइट किया था पर उसे एक बार भी नहीं कहा। ये सोचकर कायांश ने अपने होठों को भींच लिया। उसने फोक को अपनी फिंगर्स में पकड़ लिया। उसने तीखी नजरों से जख्म को देखा। वहीं जख्म ने तो एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा। वही जख्म के बगल में बैठी उसकी फ्रेंड मोमो सब कुछ नोटिस कर रही थी। वो अच्छे से देख रही थी कि कियांश वालिया जख्म को देखे जा रहा है और जख्म को कायांश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोमो भी मिस्टर वालिया का रुतबा और उसके औरे के बारे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि जख्म कर क्या रही है। इतने बड़े बिजनेसमैन कायांश वालिया को इग्नोर ही नहीं बल्कि इंसल्ट कर रही है। जबकि कायांश वालिया को देखकर यही लग रहा है कि वो बार बार जख्म से बातें करना चाह रहा है। कितनी अच्छी किस्मत है ना तेरी जख्म, न जाने तू और कितनों को जख्मी करेगी। कितना हैंडसम है यह, मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रहा पर मेरी निगाहें तो इस पर से हट ही नहीं रही। क्या बॉडी है बंदे की, उफ। मोमो सोचने लगी। आई नीड वाटर ध्रुव, क्या तुम मुझे पानी पास करोगे? ध्रुव ने स्माइल करते हुए कहा, सुर जख्म। पर उससे पहले ही जख्म को किसी ने पानी का गिलास पास किया। जख्म ने उस हाथ को देखा और होठों को कस लिया। जख्म ने उस वाटर ग्लास को आंखों के कोनों से देखा और फिर ऐसा प्रिटेंड किया कि देखा ही नहीं और साइड में रखा ध्रुव का गिलास उठाकर एकदम से पानी पी लिया। और वहीं पर उस शख्स की पकड़ उस पानी के ग्लास पर मजबूत हो गई और उसका चेहरा डार्क हो गया। उसने अपने होठों को कस लिया। डाइनिंग टेबल पर मौजूद बैठ लोगों ने भी यह देखा और वह थोड़ा हैरान भी हो गए। सबसे ज्यादा हैरान अर्पिता और युवान थे। अर्पिता ने अपने दांतों को पीस लिया और युवान के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपने दोस्त को देखा और जख्म को देखते हुए सोचने लगा, कायांश वालिया को इग्नोर, अफ क्या बला है ये लड़की। जिस कायांश वालिया के सामने लोगों की जुबान नहीं खुलती ये उसे नजर भी नहीं देखती। अपने दोस्त को भी अच्छे से जानता था कि जो खुद से ग्लास लेकर पानी नहीं पीता वह किसी लड़की को पानी सर्व कर रहा था। इंटरेस्टिंग। कायांश की नसें उभर सी आई गुस्से से। उसने खुद वह पानी ग्लास अपने मुंह से लगाकर पी लिया। वही ध्रुव से ही बातें करते हुए जख्म ने डिनर किया। कुछ देर में डिनर करने के बाद जख्म वहां से अपने घर जाने के लिए तैयार थी। मोमो भी बाहर आते हुए एक नजर कायांश की तरफ देखा और वो भी जख्म के पीछे पीछे बाहर आ गई। जख्म और मोमो को वहां से जाते देखा कायांश भी तुरंत उनके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही अर्पिता ने यह देखा उसकी आंखें लाल हो गईं। वो तीखी नजरों से कायांश को जाते हुए देख रही थी। उसे इस वक्त जख्म से ईर्ष्या हो रही थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए वहां बैठी थी पर अफसोस वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। ना ही जख्म का और ना ही कायांश का कुछ कर सकती थी। जख्मा मोमो के साथ चलते हुए बाहर पार्किंग एरिया में आई। इस समय उसका फोन रिंग करने लगा। वो एक साइड जाकर कॉल पिक करके बातें करने लगी। दूसरी तरफ कायांश भी बाहर आया और उसकी नजरें न चाहते हुए भी जख्म को ढूंढ रही थीं। फिर उसकी बेसब्र नजरें किसी पर ठहर गईं। फिर वो एक साइड खड़ा हो गया जहां से उसे कोई नहीं देख सकता था। फिर वो अपने असिस्टेंट को देख उसे इनविटेशन कार्ड देते हुए इशारों में ही कुछ कहा, जिसे समझकर वो असिस्टेंट अपना सर झुकाया और तुरंत ही वहां से जख्म की तरफ बढ़ गया। वही साइड में मोमो खड़ी थी। वो असिस्टेंट मोमो के पास जाकर बोला, वो मुझे जख्म मैडम से बात करनी है। क्या बात करनी है?
आप मुझे बताइए, अभी वो एक जरूरी कॉल अटेंड कर रही है। मोमो ने उस असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, पर उसे जख्म से ही बातें करनी थी। कुछ देर बाद जख्म ने जब अपने कॉल को कट किया, तो उसकी नजर मोमो के साथ खड़े कायांश के असिस्टेंट पर गई। मोमो ने उससे कहा, तो जख्म ने उसे अपने पास आने का इशारा किया और खुद जाकर कार में बैठ गई। कायांश का असिस्टेंट चलते हुए जख्म के पास गया और एक इनविटेशन कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेम, आपको कायांश सर ने आपको पार्टी के लिए इनवाइट किया है। जख्म ने बड़े ही एटीट्यूड तरीके से कार्ड की तरफ एक नजर देखा और फिर उस कुछ सोचने के बिद कार्ड को ले लेती है। वो असिस्टेंट वहां से चला गया। वहीं उस कार्ड को देखते हुए जख्म के होठों पर एक शातिराना इस्माइल आ गई। वही एक कॉर्नर में खड़ा कायांश भी सब कुछ देख रहा था, और जैसे ही जख्म ने इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट किया, उसके भी होठों पर घमंड भरी मुस्कान आ गई। उसने एटीट्यूड से अपनी आंखों पर शेड्स लगाए। जख्मों को ऐसे कार्ड एक्सेप्ट करते देखा, मोमो हैरान रह गई। वो उसके पास जाकर बोली, तूने कार्ड एक्सेप्ट कर लिया? स्ट्रेंज। मुझे तो नहीं लगा था कि जिस तरीके से तू कायांश वालिया को इग्नोर कर रही थी, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ। मोमो की बात पर जख्म ने कोई रिएक्शन नहीं किया। तभी मोमो आगे बोली, जख्म, मैंने देखा आज पार्टी में कायांश वालिया की नजरें तेरे ऊपर ही थीं। वो बार बार तुझे ही घूर घूर के देख रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुझ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है, और तू है कि उसको भाव ही नहीं दे रही। यार, तू कितनी लकी है। हर लड़डेच का तुझे देखते ही पागल हो जाता है, और एक मैं हूं जो तेरे पीछे खड़ी रहती हूं। कोई मुझ पर एक नजर भी नहीं देखता। कितनी बार मैंने तुझे कहा कि मुझे अपने साथ मत लेकर रहा कर। यार, मैं अकेले रहूंगी तो कम से कम कोई तो मुझे देखेगा, पर तू है कि मेरी सुनती नहीं, मुझे अपने पीछे पीछे लेकर चलती है। अगर ऐसे ही रहा ना, तो पक्का मैं सिंगल ही रहने वाली हूं, और तू तो ना जाने कितनों को घायल करती रहती है। मोमो की इस बचकानी बातों को सुनकर जख्म ने उसे घूर कर देखा, तो मोमो ने उसे अपने दांत दिखा दिए। उसके बाद जख्म बिना किसी भाव के चुपचाप कार में बैठ गई। मोमो भी जाकर जब उनके बगल में बैठ गई, फिर ड्राइवर कार में बैठकर कार स्टार्ट कर दिया और कार वहां से निकल गया। उस कार्ड को देखते हुए जख्म के होठों पर क्रीपी स्माइल आ गई। कायांश, जो कि अभी तक जख्म की कार की तरफ ही देख रहा था, और उसके होठों पर कातिलाना इस्माइल आ जाती है। फिर वो अपनी कार की तरफ बढ़ा और उसमें जाकर बैठ गया। इस समय उसका फ्रेंड युवान भी भागते हुए आया, और वो भी उसके साथ कार में बैठ गया। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दिया। युवान, जो कि कायांश को ही देख रहा था, कायांश के होठों पर स्माइल देखकर वो हैरान हो गया और हैरानी से बोला कि ये मैं क्या देख रहा हूं। दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, जो एक हार्टलेस और रुड इंसान है, जिसे कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, आज उसके होठों पर स्माइल है। मुझे तो अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा। युवान की बात पर कायांश उसे घूरने लगा, तो युवान ने स्माइल दे दी। फिर वो कायांश की तरफ देखते हुए आगे बोला, यार, तू ऐसे घूरा मत कर। मैंने तो बस तुझे ऐसे मुस्कुराते देख हैरान रह गया, क्योंकि मैंने कभी तेरे होठों पर स्माइल नहीं देखी। आई थिंक लग रहा है ये स्माइल का कारण कहीं जख्मंदानी तो नहीं। कायांश ने सर्द नजरों से युवान की तरफ देखा, तो युवान हंसते हुए आगे बोला, हम वैसे कुछ भी कहो, उस लड़की में कुछ बात तो है। कमाल की है वो, कतई जहर। युवान की बात सुन एक बार फिर से उसे कायांश ने घूर कर देखा, तो युवान हंसते हुए बोला, ब्रो, उसमें कुछ तो बात है। लोगों को अट्रैक्ट करती हैं आप अपनी तरफ, और सिंगल भी है ब्रो, बट शी इज पॉइजन। वह तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, इट्स ट्रूथ। और उसने तो तुझे एक झलक देखा भी नहीं। इस तरह से तो मेरा चांस बनता है। कायांश कुछ देर तक चुप रहा और अपनी नजरों को दूसरी तरफ करते हुए बिना किसी भाव के बोला, तुझे ऐसा लगता है कि उसे मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं? उसकी स्माइल क्रीपी है। कायांश की बात पर युवान उसे एकटक देखता रहा और बोला, ओह, क्या बात है। कायांश वालिया ने किसी लड़की को इतना नोटिस किया? नॉट बैड। पर तेरी बात भी सही है, वह तुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। पर अगर मेरे लॉजिक से देखा जाए तो लड़कियां उन्हें इग्नोर करती हैं
जिनमें वो इंटरेस्टेड होती हैं। ये लड़कियों का हिडन वे है। जैसे ही कायांश ने यह सुना, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, जिसे युवान तो नहीं देख पाया। युवान की बात पर कायांश के होठों के कोने बढ़ गए। वही पार्टी हॉल में अर्पिता अभी भी कायांश का वेट कर रही थी। उसे यही लग रहा था कि कायांश उसके साथ आया है तो उसी के साथ ही वापस जाएगा। पर कुछ देर बाद जब उसे पता चला कि कायांश यहां से जा चुका है, तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। फिर वो अपने ड्राइवर को कॉल करके बुलाई और उसकी कार आते ही वो भी वहां से अपने घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद कायांश की कार उसके बंगले के सामने आकर रुकी। कायांश कार से बाहर आया और तेज कदमों के साथ चलते हुए अपने बंगले के अंदर गया। अंदर जाते हुए उसकी नजर अपनी दादी पर गई, जो कि वही व्हील चेयर पर बैठे हुए थी और बड़े ही प्यार से कायांश को देख रही थी। कायांश अपनी दादी के पास जाकर पहले उन्हें गले लगाया और बोला, दादी, आप अभी तक सोई नहीं? चलो आप सो जाओ। दादी बस मुस्कुराई और इशारे में ही उसे डिनर के लिए पूछी। कायांश की दादी बोल नहीं सकती थी, इसीलिए वो इशारे में ही बातें कर रही थी। दादी, मैंने डिनर कर लिया है, अब आप भी मेरी टेंशन मत लो। चलो जल्दी से आप सो जाओ। आपने मेडिसिन लिया या नहीं? कायांश का सवाल सुन दादी ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। कायांश अपनी दादी को उनके रूम में छोड़ा और उन्हें बेड पर आराम से लिटाकर ब्लैंकेट से कवर कर अपने रूम की तरफ चला गया। अपने रूम में आते ही कायांश सबसे पहले अपने कोट को निकाल और टी शर्ट को निकालकर वहीं सोफे पर फेंकते हुए वहां से सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम में आकर कायांश शावर के नीचे खड़ा हो गया। शावर लेते हुए अचानक ही कायांश की आंखों के सामने जख्म का चेहरा बार बार आने लगा। जख्म की वो कातिलाना निगाहें, जख्म का एटीट्यूड, जख्म का उसे इग्नोर करना, बड़े ही स्टाइल से बातें करना, उसका अवार्ड लेते समय उसका वो अलग ही अंदाज, वह सब कुछ एक एक करके कायांश की आंखों के सामने आ रहे थे। उस लड़की में कुछ तो वाइफ थी जिसे वह भूल नहीं पा रहा था। कायांश अपने बालों में खो रहे पानी को महसूस करने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। आज पहली बार ही तो वो जख्म से मिला था, फिर क्यों वो इतना उसे याद आ रही थी। इस बीच उसे अर्पिता का एक बार भी ख्याल नहीं आया, ना ही वो कभी इतना अर्पिता के बारे में सोचा था। ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, वो ये समझ नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जख्मा भी अपने होटल पहुंच गई थी। जैसे ही उसने रूम में एंटर किया, उसके क्यूट शैतान खुशी से भागते हुए मम्मा 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 करते हुए जख्म के पास आए और उसके पैरों से लिपट गए। मोमो ने जब ये देखा तो वो हंसते हुए बोली, तेरे सारे बच्चों को देखकर लग रहा है कि ये सब बड़े ही बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं। जख्म अपने बच्चों को देख मुस्कुराती है, फिर वो चलते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है और अपने शैतान बच्चों को एक एक करके दुलारने करने लगती है। वो सभी बच्चे भी अपने मम्मा से जाकर चिपक जाते हैं, क्योंकि वह अपनी मम्मा को मिस कर रहे थे। आप सबने डिनर किया? जख्म अपने बच्चों की तरफ देखकर से पूछा। देव, अव्यान, लक्ष्य, यक्ष, एकांश, आकांश ने टुकुर टुकुर अपनी मम्मा को देखा और मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिए और बोले, यस मम्मा। फिर जख्मा उन सभी को लेकर उनके रूम में गई और उन्हें सुलाने लगी। कुछ देर बाद वो भी अपने रूम में जाकर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ कायांश वॉशरूम से बाहर आया। अभी वो एक सिंपल ट्राउजर और टी शर्ट में था। उसने अपना लैपटॉप लिया और सोफे पर आकर बैठ गया। लैपटॉप को ऑन करते ही कायांश ना चाहते हुए भी उसे जख्म का ख्याल आया और वो जख्म के बारे में सर्च करने लगा। जख्म की सारी डिटेल्स में अभी तक कहीं भी उसके बच्चों का कहीं जिक्र नहीं था, क्योंकि जख्म ने इसे हाइड कर रखा था। उसने पूरी दुनिया के सामने अभी तक अपने बेटे को रिवील नहीं किया था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन थी। उसका कंपटीशन इतना हाई था और वह अपने बच्चों को रिस्क में नहीं डाल सकती। अब बिजनेस की दुनिया में तो लोग हमेशा एक दूसरे को हराने के लिए, टक्कर देने के लिए तैयार रहते हैं और बस अपने राइवल का कोई ना कोई कमजोरी ढूंढते रहते हैं ताकि वो उन्हें हरा सके। इसीलिए जख्म कहीं भी अपने बच्चों का जिक्र नहीं की थी। सिर्फ उसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स ही उनके बारे में जानते थे। अवार्ड सेरेमनी की फोटोज पूरे सोशल मीडिया में टहलका मचा रही थी।
कायांश ने जख्म की फोटो को झूम करके देखा और उसे अपनी इंसल्ट याद आने लगी जो हर बार जख्म ने उसकी की थी। नेक्स्ट डे जख्म अपने बच्चों को लेकर मॉल में जाती है। आज उन सबको शॉपिंग करने के लिए लेकर आई थी और उन बच्चों को संभाल भी रही थी। जब जख्म अपने नन्हे नन्हे बच्चों को उनकी फेवरेट टॉयज और कपड़े दिला रही थी, हाल में मौजूद सभी लोगों की नजरें एक बार फिर से जख्म के नन्हे नन्हे बच्चे पर ही ठहर गईं। सिक्स बच्चों की तरफ हैरत से देख रहे थे। वो सभी घूर घूर कर उसके बच्चों को देख रहे थे, पर जख्म ने अपनी नन्हे नन्हे हैंडसम बेबी बॉयज को देखा और फिर सबकी तरफ घूर कर देखा। ईविल आइज उसके बच्चों पर ना पड़े। आखिर वह एक मम्मा भी है और अपने बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव भी। जख्म ने अपना हॉफ फेस कवर कर रखा था ताकि कोई उसे पहचानो ना। उसे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि उसके एक बार में 6 बच्चे हुए हैं। लोग ना जाने क्या सोचेंगे, बल्कि उसके बच्चों उसकी जान है और वो उन सबको एक जैसे ही पैम्पर करती थी। जख्म अपने सभी बच्चों को उनकी फेवरेट टॉयज, क्लॉथ्स और वो जो भी डिमांड कर रहे थे, वह उनकी चॉइस के उन्हें हर एक चीज लेने देती है। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे किसी चीज के लिए स्ट्रगल के। आखिर उसने इतनी मेहनत क्यों की है। वह अपने बच्चों को आइसक्रीम दिलाता है, उनकी फेवरेट, और मोमो भी बच्चों के साथ बच्ची बनकर 2 आइसक्रीम लेती है। और जब जख्म उसे गुजरती है तो वह अपने दांत दिखा देती है। मम्मा, आप आइसक्रीम क्यों नहीं खाते? ये सुन जख्म को कुछ आवाज सुनने लगी। फर्श पर पड़ी आइसक्रीम खा ले, इसे अपनी जीभ से चाटो। तुझे क्या लगता है तुम महारानी है यहाँ की? किसी ने बालों से पकड़कर उस लड़की का मुंह फर्श पर पड़ी आइसक्रीम के अंदर दबा दिया। वह लड़की कुछ नहीं बोल पाई। जख्म की आंखें भर गईं। उसने फेस टर्न किया और आंखों से अश्कों को बेरहमी से साफ कर लिया। मम्मा, यक्ष ने आइसक्रीम खाते हुए जख्म को आवाज दी। जख्म के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने सिर घुमाकर देखा तो यक्ष भागते नन्हे नन्हे पैरों से उसकी तरफ आ रहा था। तभी यक्ष का शूज मुड़ गया और वह धम्म से गिर गया। मम्मा, मम्मा! जख्म जल्दी से भागकर यक्ष के पास आई और उसे जल्दी से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और घबरा कर बोली, बेटू। यक्ष की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। यक्ष ने अपने नन्हे हाथों से अपनी चोट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मम्मा यहां लगी। जख्म ने अपने बेटे के नोज और गालों पर लगी मिट्टी को साफ किया और यक्ष के मोटे मोटे गालों पर किस कर दिया। बेटू, ध्यान से भागा करो। देव, अव्यान, लाक्ष, एकांश, आकांश अपनी मम्मा को यक्ष को लाड करते हुए देख रहे थे। वह अपनी डेविल आइज से टुकुर टुकुर उसे घर रहे थे। मोमो और जख्म बच्चों को फेवरेट स्नैक्स लेने लगती हैं। कुछ वक्त बाद वह लोग होटल आ जाते हैं। वह सभी बच्चे अपने टॉयज के साथ खेलने लगते हैं। जख्म वापस से अपने लैपटॉप ओपन करके कुछ जरूरी काम करने लगती है। जख्म कुछ देर बाद मोमो के साथ बैठकर होने वाली पार्टी का थीम देखते हुए उसको लेकर डिस्कस करने लगती है। जख्म ने मोमो से कहकर एक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग टीम से कांटेक्ट करने के लिए कह दिया और मोमो ने पहले ही यहाँ के फेमस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके पार्टी की सारी अरेंजमेंट करने के लिए सब कुछ फाइनल कर दिया था। वो एक फेमस ऑर्गेनाइजिंग टीम थी और वही ऑर्गेनाइजर कायांश वालिया की भी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही थी। उस ऑर्गेनाइजेशन को जब दोनों बड़े बड़े कंपनी से पार्टी ऑर्गेनाइज करने का ऑफर मिला तो उसने तुरंत ही हाँ कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही फेमस इंटरप्राइजेस कंपनी है। तो वो भला कैसे इसे छोड़ सकती है, क्योंकि इससे उसे काफी फायदा होने वाला था और उसका काफी नाम भी होने वाला था। कायांश वालिया ने एक बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल बुक करवाया था पार्टी के लिए। वहां पर सभी लोग एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन पार्टी अटेंड करने आए थे। वैसे भी वालिया इंटरप्राइजेस की पार्टी जब भी होती थी तो काफी फेमस होती थी और सभी लोग इस पार्टी में आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते थे। ऐसे ही आज भी कुछ था। सारे बिजनेसमैन इस पार्टी को अटेंड करने के लिए काफी एक्साइटेड थे और उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो इस पार्टी में आकर कितने ज्यादा खुश हैं। पार्टी हॉल के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी और डोर ओपन होते ही जख्म बड़े ही एटीट्यूड के साथ कार से बाहर निकली। उसने इस वक्त मैरून कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था जो कि डीप नेक था। उस पर छोटे छोटे डायमंड से वर्क किया गया था।
उसने अपने लंबे बालों को कर्ल करके खुला छोड़ रखा था। जख्म इस वक्त बहुत ही कातिलाना लग रही थी। जैसे ही जख्म पार्टी हॉल में एंटर की, वहां मौजूद सभी लोगों की नजरों उस पर ही चली गई। ना चाहते हुए भी सभी मुड़ मुड़ कर जख्म को ही देख रहे थे। इस समय कायांश वहां आया और उसकी नजर जैसे ही जख्म पर गई तो वह वहीं पर जम सा गया। वह टकबस जख्म को देखने लगा। वही जख्म बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए कायांश के पास आई तो कायांश अपने सेंस में वापस आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस जखमंदानी, नाइस टू मीट यू अगेन। वैसे आपने तो मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं किया, पर मैं वैसा नहीं हूं। कायांश की बातें सुनकर जख्म अपने एक भौहें उचकाकर उसकी तरफ देखी तो कायांश हल्का मुस्कुराया। इस समय अर्पिता, जो कि अपने कुछ फ्रेंड से बातें कर रही थी, जैसे ही उसकी नजर कायांश पर गई तो उसकी आंखें लाल हो गईं। वो कायांश को जख्म से बात करते देख आग बबूला हो गई। फिर वो तुरंत चलते हुए कायांश के पास आई और उसके हाथ को पकड़कर उससे चिपक कर खड़ी हो गई और सामने खड़ी जख्म की तरफ देखकर बोली, हेलो मिस अंदानी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं कायांश वालिया की गर्लफ्रेंड अर्पिता सिन्हा। जख्म अर्पिता को ऊपर से लेकर नीचे तक इस अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे मानो वो उसे स्कैन कर रही हो। फिर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मोमो के साथ वहां से दूसरी तरफ चली गई। अर्पिता को जख्म का इस तरह से जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसे घूर कर देखने लगी। वही जख्म दूसरी तरफ जाकर वहां पर मौजूद दूसरे लोगों से बातें करने लगी। तभी उसे ध्रुव दिखा और उसकी तरफ आते हुए उसे हग कर लिया। वो ध्रुव से ही बातें करने लगी। ध्रुव के होठों पर मुस्कान आ गई। ध्रुव भी जख्म से मिलकर बोला, क्या गजब ढा रही हो, किसे जख्मी करने का इरादा है? जख्म ये सुन तिरछा मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि जख्म का फोन रिंग लगा। जख्म ध्रुव को एक्सक्यूज मी बोलकर एक साइड जाकर बातें करने लगी। दूसरी तरफ से उसके बेटे की आवाज आई, मम्मा आप पहुंच गए? अपने बेटे की प्यारी आवाज सुनकर जख्म मुस्कुराई और बोली, यस बेबी, मम्मा पहुंच गई। आप कैसे हो? आप लोगों ने डिनर कर लिया? जिस पर उसके सभी बच्चे एक साथ बोले, यस मम्मा। तभी जख्म बोली, आकांक्ष कहाँ है? मेरी बात कराना जरा उससे। आकांक्ष ने भी फोन को लिया और अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, मम्मा आप कहाँ हो? आई मिस यू मम्मा, आप जल्दी से आ जाओ। ये सुनते ही जख्म मुस्कुराई और बोली, आई मिस यू टू बेबी, जल्दी वहां आ जाऊंगी, तब तक आप एंजॉय करो। पर माँ मुझे बहुत नींद नहीं आ रही है और मुझे आपके पास सोना है। आकांक्ष बड़ी ही प्यारी सी आवाज में जख्म से बोला। जख्म ये सुन मुस्कुराई और बोली, बेटा मम्मा जल्दी ही आती है। इतना बोलकर कुछ देर और बातें करने के बाद जख्म कॉल कट कर दी और वहां से वापस ध्रुव की तरफ बढ़ गई। वही एक साइड कॉर्नर में खड़ा कायांश ये सब कुछ सुन लिया था और उसे पता चल गया था कि जख्म का एक बेटा है। क्या जख्म मैरिड है? तभी तो उसका बेटा है। अगर वो मैरिड है तो वो इस तरह से। कायांश के मन में एक साथ कई सवाल उभरने लगे। न जाने क्यों कायांश को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और पार्टी हॉल को छोड़कर वो वहीं बैंक्वेट हॉल के टेरेस पर चला गया। उसे जाते हुए उसका दोस्त युवान देख लेता है। उसे ऐसे पार्टी से जाते देख उसे थोड़ा अजीब लगा। इधर जख्म की नजर अचानक से कायांश की दादी पर गई। कायांश की दादी को देख न जाने क्यों जख्म की आंखें नम हो गईं। अब उसे यहां पर एक घुटन सी महसूस होने लगी। वही दादी भी जख्म को देखी तो एक पल के लिए वो चौंक गई, पर फिर अपने सर को ना में हिलाते हुए मन ही मन बोली, नहीं ये वो नहीं हो सकती, नहीं नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूं। उसकी आंखों के सामने कुछ घूमने लगा और एकदम से उसने अपना सिर झटक दिया। वही अब उसे यहां रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो अब पार्टी में रहना भी नहीं चाह रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे बहुत बेचैनी हो रही हो। वो अपने फेस को टर्न कर रही थी। वो एक साइड जाकर खड़ी हो गई। वो नहीं चाह रही थी कि कोई उसकी आंखों में आई नमी देखे। वो एक साइड खड़ी थी कि तभी वहां पर युवान आया और बोला, हेलो मिस जखमंदानी। जख्म ने अब तक खुद के एक्सप्रेशन बदले। युवान ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, व्हाट हैपेंड टू यू मिस अदानी? एनी प्रॉब्लम?
युवान के सवाल पर जख्म ने हामी भरते हुए कहा, हम वह मुझे अभी यहां पर सफोकेशन फील हो रही है। जख्म ने युवान को देखते हुए कहा। युवान ने जैसे ही ये सुना तो वो कुछ सोचते हुए बोला, आई थिंक आपको टेरेस पर जाना चाहिए, वहां आपको बेटर फील होगा। ये सुन जख्म ने अपना सिर हिलाया और टेरेस की तरफ बढ़ गई। टेरेस पर जाते हुए वो सीढ़ियों से होकर गुजर रही थी। उसकी नजर जैसे ही स्टेप लैडर पर पड़ी, उसकी आंखों के सामने कुछ यादें सी घूम सी गईं। कोई एक लड़की को मुंह के बल सीढ़ियों पर से धक्का दे रहा है और वो लड़की सीधे नीचे जा गिरी थी और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा। उसकी चीख जख्म के कानों को चीर रही थी। उस लड़की का गिड़गिड़ा उसे दिख रहा था। उस लड़की के आंसू, उसकी बेबसी उसे नजर आ रही थी। ये याद आते ही एक पल के लिए जख्म अपनी जगह पर जम सी गई। उसके कदम रुक से गए थे। कुछ सेकंड बाद वो खुद को नॉर्मल की और सीढ़ियों से होते हुए टेरेस पर गई। टेरेस पर पहुंचकर उसने अपनी सर्द नजर चारों तरफ घुमाई। उसे एक साइड वहां पर कायांश खड़ा दिखा। कायांश की बेग को देखकर उसकी आंखें सख्त हो गईं। अब एक उसका वहां रुका मुश्किल था। जख्म वापस जाने के लिए टर्न हुआ। कायांश को महसूस हुआ कि जैसे कोई टेरेस पर आया है। वो पीछे मुद्दा तो जख्म को वहां देख बिना सोचे समझे जल्दी से उसके पास जाकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही जख्म ने किसी की छुअन महसूस की, वो कांप गई। उसकी पलकें फड़फड़ाने लगीं। उंगलियों की कंपन को रोकने के लिए वह 2 कदम पीछे हो गई। अचानक से पीछे होने पर लड़खड़ाकर गिरने लगी। सडनली कायांश ने आगे बढ़कर उसे उसकी कमर से थाम लिया। कायांश और जख्म दोनों एक दूसरे के नजदीक थे। इन नजदीकों की वजह से दोनों एक दूसरे से टच हो रहे थे। कायांश जख्म को अपने मजबूत बाहों में ले खड़ा था। वही जख्म की नीखी नजरें कायांश के फेस पर थीं। अचानक से जख्म की नजरें भी कायांश की नजरों से जा मिलीं। कायांश जब जख्म को छूता है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वही उसके बाहों में मौजूद जख्म अचानक ही एक झटके में उसे पुश कर देती है और उससे 2 कदम दूरी बनाकर खड़ी हो गई। जख्म ने इस तरीके से कायांश को खुद से दूर किया था, जैसे मानो उसे कायांश से घिन्न आ रही हो, या फिर उसे कायांश के छूने उसे पंसद नहीं आया। जख्म का यूं उसे धक्का देना कायांश को समझ नहीं आया। कायांश जख्म के रिएक्शन को देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से जख्म ने उसे इस तरह से क्यों दूर किया, जैसे उसके छूने से वह गंदी हो जाएगी। कायांश ने अपने होठों को भींच लिया। ये उसके लिए इंसल्ट था। जख्म कई बार उसकी इंसल्ट कर चुकी थी और अब कायांश को जख्म को देखकर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे ये लगता था कि दुनिया की सारी लड़कियां उसके करीब आने के लिए, उसके टच के लिए तरसती हैं, और जब उसने इस लड़की की हेल्प की तो जख्म ने उसे इस तरह से दूर धकेल दिया, जैसे मानो उसे मेरा छूना भी बर्दाश्त नहीं। उसे एक रिजेक्शन सा फील हो रहा था। इतना एरोगेंस! ये सोचते हैं हुए कायांश की आंखें सर्द हो गईं। इससे उसका ईगो हर्ट हो गया था। वह जख्म को ही एकटक देखे जा रहा था। जख्म वह पहले थी जिसने उसे इस तरह ट्रीट किया हो। वही अर्पिता जिसकी नजरें हर वक्त बस कायांश पर ही टिकी रहती हैं। ढूंढते हुए कायांश को वह भी इस समय टेरेस में पहुंच गई। उसने जब ये नजारा देखा तो उसकी आंखें भी लाल हो गईं। पर जैसे ही जख्म ने कायांश को खुद से दूर धक्का किया तो वह हैरन में पड़ गई कि कायांश के साथ कोई इतना रूड बिहेव कर सकता है। कुछ देर बाद वो जख्म के पास पहुंची और उन दोनों के सामने अनजान बनते हुए बोली, अरे कायांश, तुम यहाँ, और मिस जख्मी आप भी यहाँ पर? अर्पिता के सवाल पर भी कियांश कुछ नहीं बोलता है और ना ही जख्म। वही अर्पिता, भले ही वो ये सब उन दोनों से पूछ रही थी, पर सच्चाई तो यही था कि वो मन ही मन जख्म से नफरत करने लगी थी। उसकी खूबसूरती उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर वो कायांश के सामने जख्म को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, वरना उसकी इमेज डाउन हो जाएगी और जख्म को कुछ बोलकर वह अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी। क्योंकि जो लड़की कायांश वालिया को नहीं जोड़ती, वह उसे कैसे ट्रीट करती? उनके बीच सन्नाटा सा था। पैराडाइज होटल, डेव, अव्यान, लक्ष्य, इश्क, एकांश, आकांश, जख्म के सेक्स टॉपलेट्स अपना अपना आईपैड लेकर बैठे हुए थे। इस वक्त उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां उन पर चल रही थीं
और वह तीनों एक दूसरे को तिरछी नजरों से घूर रहे थे। उनकी नैनी ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, देव, अव्यान, लक्ष्य, यिस्क्ष, एकंश, अकंश, आप सभी आ जाए, डिनर रेडी है। हम बाद में खाएंगे, जब मम्मा आएंगे। लेकिन आपकी मम्मा लेट से आएंगी और उन्होंने कहा है कि आप लोग डिनर करके सो जाए, उनका वेट ना करिए। ये सुनकर सभी के चेहरे उदास हो गए। उनके मम्मा अपने साथ उन्हें कहीं नहीं लेकर जाती। क्या वह उन्हें प्यार नहीं करती? मम्मा क्यों हमें अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाती? क्या वे हमसे तंग आ गई है? सभी भाई एक दूसरे को देखते हुए सोच रहे थे। वही कायांश अभी भी जख्म को अपनी सर्द निगाहों से देख रहा था। कुछ सेकंड बाद कायांश के पास अर्पिता आकर उससे बोली, बेबी, तुम ठीक हो? कायांश बिना किसी भाव के बोला, मैं कुछ काम। इतना बोलकर वो वहां से नीचे की तरफ चला गया। इस वक्त कायांश का फेस एक्सप्रेशन लेस था, जिससे पता नहीं चल रहा था कि आखिर वह क्या सोच रहा है। इधर अर्पिता ने नजर जख्म को देखा और कायांश के पीछे पीछे चली गई। उन दोनों के जाने के बाद जख्म ने एक गहरी सांस ली। ठंडी हवाएं उसे छूकर गुजरने लगीं। थोड़ी देर बाद वो भी सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतरने लगी। वहीं सीढ़ियों के पास मोमो खड़ी थी, जो कि जख्म को ढूंढ रही थी। और जब उसने कायांश, अर्पिता और जख्म तीनों को ही नीचे आते देखती है, तो उसका मुंह बन जाता है। फिर वो तुरंत जख्म के पास आई और अपनी एक भौहें उचकाते हुए बोली, क्या तुम उनके साथ कोई पर्सनल मीटिंग कर रही थी? मोमो की बात पर जख्म उसे घूर कर देखती है। इसी वक्त वहां पर ध्रुव आ जाता है और वो जख्म की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, विल यू डांस विथ मी योर हाइनेस? अपनी बात बोलकर ध्रुव ने अपने एक हाथ को जख्म की तरफ बढ़ा दिया। वही जख्म भी बिना कुछ बोले अपने हाथ को ध्रुव के हाथ पर रख देती है, क्योंकि उसे मोमो के सवालों से बचना था। फिर दोनों ही डांस फ्लोर की तरफ चले जाते हैं और रोमांटिक सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं। वही पार्टी में मौजूद सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर ही ठहर जाती हैं। ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें अवॉइड कर रहा हो। खासकर जख्म को ही देखे जा रहे थे। जख्म बिजनेस की दुनिया की क्वीन है और उसकी खूबसूरती भी लोगों की जुबान पर थी। नजरें तो जख्म पर से हट ही नहीं रही थीं। वो अब सबकी क्रश बन चुकी थी और उससे मिलना लोगों के लिए एक ड्रीम जैसा बन गया। हर कोई उसके साथ डांस करने के लिए व्याकुल था, पर वह एक ऐसा स्टार था जिसे वह लोग टच नहीं कर सकते। वही सीढ़ियों के पास खड़ा कायांश ये सब कुछ सर्द नजरों से देख रहा था। वो यही सोच रहा था कि उसे जख्म को हल्का सा टच किया तो जख्म ने ओवर रिएक्ट किया। उसने उसके साथ मिसबिहेव किया, जैसे मानो कोई बुरी चीज उसे टच हो गई है। पर ध्रुव के साथ कितना चीप होकर कर डांस कर रही है। ये बातें कायांश को हजम नहीं हो रही थी। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर उसे गुस्सा क्यों आ रहा था, ये उसे खुद भी पता नहीं था। शायद इसलिए कि जख्म ने उसे रिजेक्ट किया था। वह लगातार ध्रुव और जख्म की तरफ ही देख रहा था। वही कायांश के पास खड़ी अर्पिता चाह रही थी कि वह कायांश के साथ जाकर डांस करे। पर कायांश को देख ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए अर्पिता की हिम्मत नहीं हुई कि वो कायांश से डांस करने के लिए पूछे। पर वह यह भी नोटिस कर रही थी कि कायांश जख्म को ही देखे जा रहा है। ऐसा क्या था उसे लड़की में कि हर किसी की आंखें उस पर थीं। पहले सब उसकी तारीफ करते थे कि वह कायांश वालिया की गर्लफ्रेंड है। वही ध्रुव और जख्म एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए डांस कर रहे थे। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट बट नो थैंक्स, जख्म ध्रुव की बात पर बोली। जख्म के शब्दों को सुन ध्रुव तिरछा मुस्कुरा देता है और वो उसकी तरफ देखकर बोलता है, कैंसस किक, तुम पहले से कहीं ज्यादा ही एरोगेंट हो गई हो। ध्रुव की बात सुन जख्म ध्रुव की तरफ देखते हुए कहती है, ऑफ कोर्स ये एरोगेंस मैंने कमाया है। जख्म ध्रुव को मुंह तोड़ डेट जवाब देती है। ध्रुव जख्म की बात पर मुस्कुराकर बोला, आई लाइक योर एटीट्यूड, इसीलिए इतने दिलों को जीत रखा है तुमने। जख्म ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, हम, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? हम वह सभी ठीक हैं। बोलते हुए एकदम से जख्म के एक्सप्रेशन बदल गए और होठों पर मुस्कान आ गई।
अपने बच्चों की बात आते ही वह नॉर्मल हो जाती है। तुम्हारे बच्चे अभी तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। आफ्टर ऑल, उनकी मम्मा यहाँ पर जो हैं। अगर इस वक्त उन सब ने मुझे तुम्हारे इतने करीब देख लिया होता ना, तो ना जाने वो क्या ही कर देते। ध्रुव जख्म से बोला। जैसे ही जख्म ने अपने बच्चों का नाम सुना, जख्म बरकार स्माइल और बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। वहीं ध्रुव, जो कि जख्म के चेहरे के एक्सप्रेशन को ही नोटिस कर रहा था, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इतने समय से ये लड़की अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ रहती है, और जैसे ही उसके बच्चों की बात आई, उसके चेहरे के भाव ही बिल्कुल बदल गए। ये देखकर ध्रुव के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। वही ये सब देख रहे कायांश, जिसके हाथ में वाइन का ग्लास था, वो उसके सिप ले रहा था। उसे अचानक से ना जाने क्यों एक अजीब सा फीलिंग महसूस होती है। उसको वैसा ही फीलिंग हो रहा था जैसे सालों पहले उसे महसूस हुआ हो। वह किसी से मिला हो और उसके साथ रहने पर उसे ऐसी ही वाइब चाहिए। इस तरह की वाइब उसे अब महसूस हो रहा था। कायंश समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। ये सोचते हुए कायांश की पकड़ अपने वाइन के ग्लास पर कस जाती है। ध्रुव और जख्म को देखने से लग रहा था कि वह एक दूसरे के बेहद करीब थे या डेट कर रहे थे। उसे ऐसी फीलिंग सालों पहले आई थी, पर वह यादें उसके दिमाग में धुंधली हो चुकी थी। उसने अपने हाथ को देखा जिससे उसने जख्म को छुआ था, और यह एहसास बहुत ज्यादा पहचाना है। कायांश को इस वक्त जख्म को देखते हुए अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जो अनाइंग थी, और वह खुद भी महसूस नहीं कर पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है उसके साथ। और वह जख्म को देखे बिना रह नहीं पा रहा, और उसकी आंखें चोरी चुपके उसके पास पहुंच जाती है। वह कितना ही उसे अवॉइड करने की कोशिश कर ले, बल्कि इस औरत ने तो उसकी कितनी इंसल्ट की, उसे डिसरिस्पेक्ट किया, उसके साथ मिसबिहेव किया, उसे इग्नोर कर रही है। फिर भी वह न जाने क्यों उसकी तरफ खींचा जा रहा है। जख्म ध्रुव के साथ डांस कर रही थी और ध्रुव ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। दोनों इस वक्त बातें करते हुए डांस करने में खो गए थे, क्योंकि जहां पर जख्म के बच्चों की बात आती है, वह रूड से एकदम स्वीट मदर बन जाती है, जिससे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। और ध्रुव भी यह जानता था कि अगर जख्म से उसके बच्चों की बात करोगे तो ही वह सही से जवाब देगी। अदरवाइज उसका आंसर इतना रूड और एरोगेंट होगा कि सामने वाला शख्स कुछ और बोलने लायक ही नहीं बचता। वह अपने एक ही शब्द में सामने वाले का मुंह बंद कर देती है। और उसे जख्म के एरोगेंस से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, क्योंकि जख्म ने यह कमाया है, उसने दिन रात मेहनत की है, और आज जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। उसके पीछे कोई गॉडफादर नहीं था या उसका कोई वैल्यूएशन, एवं लोगों ने उसे हमेशा नीचे गिरने वाले ही मिले हैं, और जख्म के ऐसे बिहेवियर की वजह भी सिर्फ वही है। ध्रुव जानता था कि जख्म के अंदर एक प्यारी सी लड़की छुपी हुई है, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, जिसके बच्चे ही उसकी दुनिया है। वह अपने बच्चों को खुशियां देने के लिए दिन रात सोचती रहती हैं और मेहनत करती हैं। पर जख्मा ने एक बार उसे बताया था कि उसे कुछ लोगों को उनके हिसाब चुकता करने हैं, जिनकी वजह से आज वह यहां तक पहुंची है। जख्म की नजर अचानक ही कियांश पर गई, और फिर उसने नोटिस किया कि वह उसकी तरफ ही देख रहा है। उसने अपनी नजरें घुमाकर अर्पिता को देखा। उसके होठों पर एक अजीब से मुस्कान आ गई, और आंखों पर चमक। उसने कायांश की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। ये देखा, कायांश शॉक्ड हो गया। जख्मा ने अपनी आय उसे देखते हुए विंक कर दी। कायांश हड़बड़ा गया। क्या वह कोई सपना देख रहा है? पर यह तो हकीकत थी, पार्टी चल रही थी और जख्म सच में उसकी तरफ ही देख रही थी। लेकिन अभी जख्म ने उसे आंख मारी। ये सब क्या हो रहा है? अभी कुछ वक्त पहले ये औरत उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही थी, उसको इग्नोर कर रही थी, उससे दूर भाग रही थी और उसे अगली चीज की तरह दूर धकेल रही थी। और अभी ये उस पर लाइन मार रही है। व्हाट द हेल! कायांश सोचने लगा कि क्या यह सब जख्म जानबूझकर कर रही थी। फिर उसे अपने दोस्त की बात याद आने लगी। युवान ने कहा था कि लड़कियां जिस शख्स के क्लोज जाना चाहती हैं, उसे पहले इग्नोर करती हैं। इसका मतलब है कि जख्म अंदानी की यह बस एक स्ट्रेटजी थी, उसके करीब आने की, और उसे यह सोचने के लिए मजबूर करने के लिए ये रूड बिहेव कर रही थी, ताकि वह उसमें इंटरेस्ट ले
और ऐसा ही हो रहा था, वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तो इसका मतलब है कि यह सब कुछ भी ये जानबूझकर कर रही थी। जख्म अंदानी उसमें इंटरेस्टेड है। ये सोचकर ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं और उसकी आंखें जख्म को ऊपर से नीचे तक निहारने लगीं। वह चलकर बार काउंटर के पास आ गया और वाइन का ग्लास अपने हाथ में पकड़ते हुए उसे 2-3 बार टेप किया और फिर अपनी कातिल नजरों से जख्म को देखने लगा। तभी उसके पास अर्पिता आ गई और उसने धीमे से कहा, बेबी, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है इन क्वालिटी। क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलोगे? कायांश ने इरिटेट होकर अर्पिता को देखा और बोला, क्या तुम 2 पल मुझे चैन से रहने नहीं दे सकती? यहाँ पर कितने सारे इंसान हैं। जाकर किसी से बातें कर लो। क्वालिटी टाइम तो हम बाद में भी स्पेंड कर सकते हैं। यू फकिंग इडियट! ये सुनकर अर्पिता ने गुस्से से कायांश को देखा और बोली, व्हाट द हेल? कायांश, तुम मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हो? देख रही हूं तुम्हें कि तुम कहाँ देख रहे हो और तुम किस में इंटरेस्ट ले रहे हो। बट तुम ये भूलो मत कि वह तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, वह जख्म अंदानी है। नॉट योर फकिंग वाइफ। गेट लॉस्ट अर्पिता, लीव मी। तुम मुझे बार बार इरिटेट क्यों कर रही हो और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। वो मुझे दिख रहा है। आई एम नॉट मैड। तुम उसके लिए मुझे अवॉइड कर रहे हो। अर्पिता इनसिक्योर हो गई थी और उसके अंदर जलन की भावना पनपने लगी थी। अर्पिता का दिल कर रहा था कि वह जख्म को चिल्लाकर बोल दे कि वह इस पार्टी से चली जाए, और अगर बात पहले की होती तो वह ऐसा कर भी देती। पर अब कायांश का दिन ब दिन उसमें से इंटरेस्ट लूज हो गया था और कहीं वह उसे खो ना दे, इस वजह से वह कुछ नहीं कर रही थी। वरना कायांश उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। कायांश ने गुस्से से अर्पिता का हाथ जोर से दबा दिया और बोला, तमाशा करना बंद करो। गेट आउट जाकर किसी के साथ चिल करो या फिर चुपचाप महफिल की के बीच में रहो। फकिंग नॉनसेंस। वरना जाकर कमरे में बैठो। मुझे दर्द हो रहा है कायांश। आई एम योर गर्लफ्रेंड। कायांश ने गुस्से से अर्पिता को देखा और बोला, हम तो गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करो और एक एलिगेंट लेडी की तरह चुपचाप जाकर एंजॉय करो पार्टी। मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर नजर रखने के लिए नहीं बुलाया है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कायांश? आई एम योर गर्लफ्रेंड। तुम मेरे होते हुए दूसरी लड़की को कैसे देख सकते हो? कायांश ने दांत पीसते हुए कहा, अर्पिता, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं गुस्से में यहाँ पर सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट ना कर दूं, तुम्हें कुछ ऐसा ना बोल दूं जो तुम्हें ना पसंद आए, तमाशा बनकर रह जाओगी? कायांश की धमकी सुनकर अर्पिता ने अपना सिर नीचे कर लिया और कायांश दूसरी तरफ चला गया। इस वक्त वह अर्पिता के मुंह लगने के मूड में नहीं था। वही ख्वाहिश जो डांस कर रही थी। उसकी नजरें लगातार उन दोनों पर ही बनी हुई थी और अचानक से उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। जब उसकी इस मुस्कान को धूप ने देखा तो वह बोला, व्हाट हैपेंड? तुम यह मुस्कुरा क्यों रही हो? जख्म जख्म ने ध्रुव की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब सीने में आग लगी हो और नफरत मोहब्बत से भी ज्यादा गहरी हो तो बर्बादी का आलम बहुत भयानक होता है। अभी तो बस शुरुआत है। आगे आगे बहुत कुछ होना बाकी है और उस बाकी का एक हिस्सा जख्म के जख्मों में है। वक्त भी वही, जख्म भी वही, हैवान भी वही और सब कुछ वही। टच टच पर जख्म नहीं वे। ध्रुव के होठों पर मुस्कान आ गई। लगता है किसी से नफरत इतनी शिद्दत से कि है उसके लिए खुद को बदल दिया है। जख्म की आंखें भर गईं और उसने ध्रुव को हक कर लिया। ध्रुव के होठों के कोने मुड़ गए। वहीं पार्टी में मौजूद लोगों ने देख रहे थे और वह सोच रहे थे कि इन दोनों के बीच जरूर अफेयर चल रहा है। कायांश अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था। अचानक उसकी नजरें ध्रुव और जख्म पर जाती हैं और उसके भाव कठोर हो जाते हैं। उसे ये पसंद नहीं आता और उसका ध्यान भटक जाता है। क्लाइंट ने उसे आवाज दी तो वह अपने होश में आया और इन्वेस्टर की तरफ देखकर धीमे से मुस्कुराया। एक्सक्यूज कर कर अर्पिता के पास आ गया और उसे देखते हुए बोला, बेबी। अर्पिता ने जब अपने नजदीक कायांश को देखा तो खुशी से बोली, कायांश, तुम यहाँ? कोई काम था तुम्हें बेबी? कायांश ने अर्पिता को देखते हुए कहा, बेबी, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। आई थिंक मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
कहते हुए उसने अर्पिता का हाथ पकड़ लिया और धीमी से उसके हाथ को चूम लिया। अर्पिता अचानक से कायांश के बदले रवैया से हैरान के साथ साथ खुश भी थी, क्योंकि इतने दिनों बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था, वरना वह उससे खफा खफा रहता था। एक्सक्यूज बनाकर उसे दूर चला जाता था। वह उसे खुश करने की बहुत कोशिश करती थी। वह उसे अट्रैक्ट करने के लिए इनोसेंट हरकतें करती थी, उसके लिए तैयार होती थी और बहुत कुछ करती थी, पर कायांश उससे खुश नहीं था। वह कुछ सालों से न जाने क्यों सबसे दूर होने लगा था। अभी तक तो कायांश ने उससे ब्रेकअप भी कर लिया होता। कायांश की फैमिली उसे रिलेशन में रहने के लिए एक तरीके से फोर्स कर रही थी, बिकॉज उनकी रेपुटेशन पर बात आ जाती, क्योंकि 5 साल पहले वह एक स्कैंडल में फंस गया था। कायांश उसे डांस फ्लोर पर ले आता है और भी कपल्स आ जाते हैं। ध्रुव और जख्म तो पहले सही थे। कायांश होस्ट को कुछ इशारा करता है और देखते ही देखते वहां पर एक रोमांटिक सा म्यूजिक प्ले होने लगता है। कपल्स एक दूसरे से चेंज हो गए थे। कायांश की बाहों में जख्मन आई थी, या यूं कहे कि वह उसकी बाहों में आने के लिए बेकरार था। उसने जख्म को एक नजर देखा। जख्म ने भी उसे सर्द निगाहों से देखा, तो कायांश ने उसकी कमर पर जैसे ही हाथ रखा, जख्म कांप गई और उसकी उंगलियां ने कायांश के बाजू को पकड़ लिया था। वह उससे दूर चली जाना चाहती थी, पर कायांश ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ को थोड़ा सा टाइट कर दिया और बोला, आप मुझसे दूर क्यों भाग रही हैं? कुछ पल आप हमारे साथ भी डांस कर सकती हैं। कहते हुए कायांश धीमे से मुस्कुराया। जख्म ने उसे देखा, पर कुछ कहा नहीं। कायांश के छूते ही जख्म के सामने कुछ ऐसी यादें घूम गईं, जिसे शायद वह कभी याद नहीं करना चाहती थी। जख्म को घुटन सी होने लगी। उसने कायांश को देखते हुए अपनी तीखी आवाज में कहा, अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मिस्टर वालिया। जख्म की टोन सुनकर कायांश हैरान हो गया। फिर उसने सर्द आवाज में कहा, थोड़ी देर पहले आप मुझ पर लाइन मार रहे थे और आप अब मुझसे ऐसा बिहेव कर रही हैं। आखिर आप करना क्या चाहती हैं, जख्म अंदानी? जख्म ने एक लुक दिया कायांश को और बोली, आप क्या बकवास कर रहे हैं? व्हाट डू यू मीन लाइन मार रही थी? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं आप पर लाइन मारूंगी। आप कोई सपना देख रहे थे क्या, मिस्टर कायांश वालिया? रियली जख्म की बात सुनकर कायांश हक्का बक्का रह गया। जिस तरीके से जख्म कह रही थी, ऐसा लग रहा इसका मतलब है कि उसे गलतफहमी हुई थी। क्या वह कोई ख्वाब देख रहा था अपनी खुली आंखों से? कायांश को एम्ब्रेस फील हुआ और उसने अपने होठों को भेंचते हुए जख्म की तरफ देखा और बिना सोचे समझे बोला, आप मुझे इग्नोर क्यों करती हैं, जख्म अंदानी? जिस पर जख्म ने उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुरा कर कहा, इग्नोर व्हाट? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको इग्नोर करूंगी? क्या हम पहले मिल चुके हैं, जो मुझे आप में इंटरेस्ट लेना चाहिए या मुझे आपसे बातें करनी चाहिए, मिस्टर कायांश वालिया? जख्म के शब्दों ने कायांश का मुंह बंद कर दिया था। कायांश की आंखें सर्द हो गईं। वह कभी किसी के सामने बोलने से नहीं हिचकिचाया, फिर वह इसके सामने क्यों चुप हो जाता है? और वह बोला, आपको नहीं लगता कि आपको इतना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए? ये आपके लिए बुरा भी साबित हो सकता है, जख्म अंदानी, क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री में हमें कभी कभी लोगों से कॉर्पोरेट करके चलना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। ये सुनकर जख्म धीरे से हंस दी और बोली, आपको क्या लगता है, दुश्मन तो बहुत हैं, कुछ सामने तो कुछ पीछे वार भी करते हैं, पर कर भी क्या सकते हैं? प्रॉब्लम से जो मेरा पुराना रिश्ता है और जो प्रॉब्लम से डरे वह जख्म नहीं है। कायांश ने जख्म को घुमाया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखा। जैसे ही जख्म के होंठ हिलने लगे, कुछ हिस्सा फ्लैशबैक का, इतना वक्त कहाँ लग गया तुम्हें, मैं तुम्हारा वेट करूं? इतनी हैसियत बढ़ गई है तुम्हारी कि तुम्हें मुझे वेट कराओगी? सामने खड़ी ने हाथों से इशारा करते हुए कुछ कहा, पर सामने बैठे शख्स ने उसे जोर से डांट दिया। वह लड़की फिर भी कुछ बता रही थी। उसने अपने जले हुए हाथ को दिखाया और न में गर्दन हिलाने लगी। सामने बैठे शख्स ने गुस्से से कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हें समझूं। उसने उसका जला हुआ हाथ झटक दिया। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उस आदमी ने उसे खींचकर बेड पर ढकेल दिया, फिर उसके कपड़े खोलने लगा, पर वह लड़की जैसे उसे मना कर रही हो।
वह पतली दुबली सी उसे दूर कर रही थी। उसी पल उस शख्स ने उसका मुंह जोर से दबाते हुए कहा, फालतू का ड्रामा बंद करो। उसके बाद उसने उसके हाथों को बेड पर दबा दिया। उस लड़की की आंखें से सिर्फ आंसू बह रहे थे। न वह चीख सकती थी और न चिल्ला। उस शख्स ने उसके शरीर पर मौजूद नीले निशानों को अवॉइड किया। उसके बेक पर ऐसा निशान था जैसे किसी ने उसे बुरी तरीके से मारा हो। पर जो शख्स उसके साथ हम बिस्तर हो रहा था, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कोई सवाल नहीं किया। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था उसके पास अपना दर्द बयां करने के अलावा। जैसे ही उसके पैरों पर जोर पड़ा, उसने बेडशीट को जोर से पकड़ लिया। उसके पैरों पर भी कई निशान थे। उस शख्स ने जब उसे दूर धकेला, जैसे वह कोई गंदी चीज हो, वह सहमी सी लेटी रही। जब उसे लगा कि शायद वह सो चुका है, तो वह धीरे उठने लगी। उसे अभी काम था बहुत, वरना उसे मार पड़ेगी। उसे चक्कर आ रहे थे। अपने पेट पर हाथ रखते हुए उसने गहरी सांस ली और पानी का गिलास उठाकर धीरे से पानी पिया और अपने बगल में सो रहे आदमी को देखा और धीमे से ब्लैकेट उठाकर उस पर डाल दिया। एंकलेट की आवाज से उस शख्स की नींद खुल गई और वह उस पर जोर से चिल्लाया, यू इडियट! अपना यह चेहरा लेकर दफा हो जाओ यहां से। लड़की डर से सहम गई। उसने ब्लैंकेट की तरफ इशारा किया, जैसे बोल रही हो कि मैं तो बस यह डाल रही थी। पर अफसोस, वह ये बोल नहीं पाई। चुपचाप उठ गई। उसके पैर कांपने लगे। इसी के साथ वह धम से बैठ गई और अपने कपड़े पहनने के बाद रूम से बाहर जाने लगी। तुम्हें बाहर जाने के लिए किसने कहा? उस लड़की ने घूमकर डरते हुए बेड की तरफ देखा। इशारे से उसे बताया कि उसी ने तो कहा था उसे यहां से जाने के लिए। अब तुम मुझे जवान लड़ाऊंगी। जिस पर वह लड़की जल्दी जल्दी अपनी गर्दन ना हिलाने लगी। मुझे पानी दो। वहां में गर्दन हिलाते हुए बेड की तरफ आई और पानी देने के बाद जाने लगी। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है क्या? उस लड़की ने इशारे से उसे बताया कि उसे थोड़ा सा काम है, फिर वह वापस आ जाएगी, वरना मम्मी जी गुस्सा करेगी। उसके सामने बैठे शख्स को ज्यादा समझ तो नहीं आता और वह लड़की का हाथ जोर से दबाते हुए दांत पीसकर बोला, उस नौकर रोबिन के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना? अब उसे खुश करने जा रही हो? ये सुनकर वह लड़की दंग रह गई और उसने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए उसे मना किया। इशारों से उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वह आदमी जोर से उस पर चिल्लाया और उसे गुस्से से बोला, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? इस पर लड़की चुप हो गई और डरी हुए इशारे से बोली, आप चाहे तो रॉबिन को बुलाकर पूछ सकते हैं। उस आदमी ने गुस्से से चिल्लाकर रॉबिन को बुलाया, जिससे रॉबिन दौड़ा दौड़ा आया और बोला, जी सर, क्या तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? उस शख्स ने को जोर से चिल्लाकर बोला, मुझे सच सच बताओ सब, रोबिन, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारी जब से हाथ धोना पड़े। मैं आपको सब सच बताता हूं मालिक। फिर वह उस शख्स के पैरों में गिर गया और बोला, हमें माफ कर दीजिए, मैडम जी ने हमें बहकाया और बोला कि किसी को पता नहीं चलेगा। वह खुद आई थी हमारे पास। हमने उन्हें बहुत मन किया, पर वह नहीं मानी। यह सुनकर वह लड़की रोने लगी और उसने इशारे से उसको समझने की कोशिश की कि रोबिन झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरा विश्वास करिए। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। उसने रोबिन के सामना